अपराध का कभी कोई एक प्रकार नहीं होता। इतने तरह के अपराध होते हैं कि जब भी हम अपराध की बात करते हैं या अपराध सुनने की बात करते हैं तो ऐसे ऐसे तरीके सामने आते हैं कि हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये समझ में नहीं आते कि किस मानसिकता के लोगों के लिए ये कह दें कि ये अपराधी किस्म की है, क्योंकि अपराध के लिए कभी कोई किस्म बनी ही नहीं है। आपराधिक मानसिकता कब जन्म ले ले और कब आपराधिक मानसिकता खत्म हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए इतना ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि आज की जो घटना है वो बेहद ही संगीन और दिल दहला देने वाली है। तो कहानी में लास्ट तक बने रहें, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब वीडियो के लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने भी रहें और शुरू करते हैं आपकी कहानी। भीड़ समझ नहीं पा रही थी कि रोते रोते आरती राजभर ने कमरे की ओर इशारा क्यों किया। आखिर वहाँ क्या हो सकता था। कुछ गांव वाले हिम्मत करके कमरे की ओर बढ़े तो कमरे के अंदर का दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर कांप उठे। फर्श पर चारों ओर खून फैला था और नंदिनी राजभर अपने ही खून में सनी पड़ी थी। किसी ने नंदिनी का कत्ल कर दिया था और वह मर चुकी थी। दिन दहाड़े नंदिनी की हत्या की खबर सुनते ही वहाँ भीड़ जमा होने लगी। हत्या किसी आम इंसान की नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक पार्टी की प्रदेश महासचिव की हुई थी। देखते ही देखते पल भर में यह खबर जंगल में आग की तरह समूचे संत कबीर नगर जिले में फैल गई। उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके घटना की सूचना की जानकारी दे दी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की कोतवाली थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, दीघा। इस गांव में अधिकांश लोग राजभर बिरादरी के रहते हैं और इसी गांव में बालकृष्ण राजभर अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे थे जो परदेश में जाकर कमाते थे। क्षेत्र में बालकृष्ण की गिनती मजबूत, हैसियतदार और बड़े काश्तकारों में होती थी, लेकिन उनका रहन सहन मध्यम वर्गीय परिवार जैसा ही था। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वह दौलतमंद इंसान होंगे। इन्हीं की बहू थी नंदिनी राजभर, जो घर परिवार और गांव समाज का नाम रोशन कर रही थी। 28 वर्षीय नंदिनी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुलेह देव भारतीय समाज पार्टी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव थी। नंदिनी जितनी सौम्य और गंभीर थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। किसी जन्नत की हूर से कम नहीं थी वो, और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज और गुरूर भी था। खैर, वह राजनीति की एक नवोदित नेत्री थी जो अपनी मेहनत की बदौलत वटवृक्ष का रूप ले रही थी। उसके गांव समाज को उस पर नाज था क्योंकि नंदिनी गांव की बहू होने के साथ साथ दबे कुचले और मजलूमों की एक मजबूत सहारा बन चुकी थी, जो एक बुलंद आवाज़ भी थी। गांव के किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती तो वह एक पैर उनके साथ खड़ी रहती थी। तभी तो गांव वाले उसे पलकों पर बिठाकर रखते थे और उसे एक मंत्री बनते हुए भी देखना चाहते थे। खैर, बात 10 मार्च 2024 की शाम की है, जब नंदिनी की सास आरती देवी बाहर काम से अपने घर लौटी थी। उस समय शाम के 4 बज रहे थे। बाहर का दरवाज़ा आपस में भिड़का हुआ था। जब वह पहुंची तो दरवाजे पर खड़ी होकर बहू नंदिनी को 3-4 बार आवाज़ें दी, पर भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद बहू दरवाज़ा बंद करके अंदर सो रही होगी। कई बार आवाज़ें देने के बाद जब बहू नंदिनी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो आरती देवी ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और धक्का देते ही दरवाजे के दोनों पट भीतर की ओर खुल गए। थकी प्यासी आरती देवी बाहर से आई थी। जोरों की प्यास और भूख भी लगी थी, इसलिए धड़धड़ाती हुई वह कमरे में दाखिल हुई। उन्हें बहू पर गुस्सा भी आ रहा था। इतनी देर से वह उसे बुला रही हैं, लेकिन वो है कि जवाब ही नहीं दे रही। आखिर देखूं तो कि वो कर क्या रही है। बरामदे से होती हुई वह सीधा बहू नंदिनी के कमरे में दाखिल हुई।
कमरे में पूरे तरीके से अंधेरा था। वह दरवाजे पर खड़ी हो गई और वहीं खड़ी होकर भीतर का जायजा लेने लगी। भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो दरवाजे के दाईं ओर लगे बोर्ड से स्विच ऑन किया। स्विच ऑन होते ही कमरा रोशनी से भर गया। आरती देवी ने कमरे में इधर उधर देखा कि जैसे ही उनकी नज़र बेड के नीचे फर्श पर पड़ी तो उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल पड़ी और वह चीखती हुई उल्टे पांव बाहर की ओर भागी। आरती देवी की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां जमा हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से उन्हें क्या हो गया जो इतनी जोर जोर से चीख रही थी। वह कमरे की ओर इशारा करके गश्त खाकर जमीन पर दोहरी होते हुए गिर पड़ी। मौके पर जमा लोग जब कमरे में पहुंचे तो वहां आरती देवी की बहू नंदिनी राजभर लहूलुहान हालत में मृत पड़ी हुई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दिन दहाड़े किसने घर में घुसकर उन्हें चाकू से गोद डाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। आनन फानन में पुलिस कंट्रोल रूम ने घटना की जानकारी कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र पटेल को देते हुए फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचने को कह दिया। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र पटेल आनन फानन में फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। मृतका नंदिनी राजभर की खून से लथपथ लाश का मुआयना करने लगे। इस बीच घटना की सूचना सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर को मिल गई थी। सूचना मिलते ही वह भी स्तब्ध रह गए कि नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। खुद को संभालते हुए उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं को घटना की जानकारी दी और मौके पर पहुंचने का आदेश भी दिया। अध्यक्ष ओम प्रकाश का आदेश मिलते ही पार्टी कार्यकर्ता मौके पर जुट गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इधर इंस्पेक्टर पटेल घटनास्थल की जांच करने में जुटे हुए थे। उन्होंने बड़ी बारीकी से मौके का जायजा लिया। हत्यारों ने चाकू से गला रेत कर नंदिनी की हत्या की थी। शरीर पर चाकू के कई और निशान भी मौजूद थे। क्राइम सीन स्टडी करने से यही लग रहा था कि जैसे हत्यारा मृतका से काफ़ी खार खाए हुए था, तभी तो उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसे निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, हत्यारे ने किसी भारी चीज़ से उसके सिर पर भी वार किया था, क्योंकि मृतका के सिर के पीछे वाले हिस्से पर चोट के निशान मौजूद थे और वहाँ का खून भी उस समय भी हल्का हल्का गीला था। कमरे की छानबीन करने पर सभी चीज़ें अपनी जगह पर तरीके से रखी मिली। बस मृतका का मोबाइल फ़ोन ही कहीं नहीं दिख रहा था। आशंका जताई जा रही थी कि सबूत छिपाने के लिए हत्यारे उसे अपने साथ ले गए होंगे ताकि पुलिस उन तक आसानी से ना पहुंच सके। एक बात तो साफ जाहिर ही हो रही थी कि हत्यारों का निशाना सिर्फ नंदिनी ही थी और इसलिए उन्होंने घर के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल की जांच कर ली थी। टीम फर्श पर पड़े खून को एक छोटी सी डिब्बी में तेज चाकू से खुरच कर रख रही थी। मौके से उन्हें कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अपनी कार्यवाही में जुटी हुई थी। तब तक डीएम महेंद्र सिंह तंवर, एसपी सत्यजीत गुप्ता, एएसपी शशि शेखर सिंह, सांसद प्रवीण निषाद सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस लाश का पंचनामा भरकर जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेकर जाने के लिए तैयार हुई, तभी गांव वाले गुस्से में आ गए और लाश को हाथ लगाने से पुलिस को मना कर दिया। इधर गुस्साए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपनी नेता नंदिनी राजभर के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि जब तक नंदिनी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक पुलिस लाश को यहाँ से लेकर नहीं जा सकती। आंदोलनकारियों और गांव वालों ने गांव के ही एक यादव परिवार पर अपने नेता की हत्या किए जाने का आरोप भी लगा दिया। दरअसल 10 दिन पहले 29 फरवरी 2024 की सुबह खलीलाबाद रेलवे लाइन के पास नंदिनी के चचिया ससुर बालकृष्ण राजभर की संदिग्ध अवस्था में लाश पाई गई थी। पहली नज़र में यह मामला हत्या का लग रहा था, लेकिन परिस्थितियां आत्महत्या की ओर संकेत कर रही थी। लेकिन उनके आत्महत्या किए जाने की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। इसके पीछे का तर्क यह था कि बालकृष्ण के गांव से श्रवण यादव,
ध्रुवचंद्र यादव और पन्ने यादव से अपनी ज़मीन का सौदा किया था। यादव बंधुओं ने ज़मीन की कीमत पहले से कम आंकी थी और पैसे देते वक्त तय रकम में भी औने पौने दाम देकर ज़मीन पर कब्जा जमा लिया था। अपने साथ हुए धोखे से बालकृष्ण राजभर काफ़ी दुखी थे। उन्होंने अपनी बात बहू नंदिनी से बताकर न्याय की गुहार भी लगाई। चूँकि नंदिनी भी पहुंच सत्ता के गलियारों तक तो थी, उन्हें यकीन था कि उनकी बहू राजनीतिक दबाव बनाकर उनके पैसे दिलवा देगी। नंदिनी ने चचेरे ससुर को विश्वास भी दिलाया था कि वह उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी, यादव बंधुओं से बकाये की रकम दिलवाकर ही दम लेगी। अभी ये सलाह मशवरा हो ही रहा था कि 29 फरवरी को बालकृष्ण के आत्महत्या करने की बात सामने आ गई। उनके आत्महत्या करने पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। नंदिनी ने श्रवण यादव, ध्रुवचंद यादव और पन्ने यादव के खिलाफ कोतवाली थाने में ससुर बालकृष्ण राजभर की हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने के लिए पुलिस पर दबाव डालने लगी थी। तीनों आरोपियों में से एक श्रवण यादव गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया था और बाकी दोनों आरोपी फरार थे। इसके ठीक 10वें दिन दहाड़े नंदिनी की भी हत्या हो गई थी। इसलिए ग्रामीणों ने नंदिनी की हत्या का आरोप यादव बंधुओं पर लगाकर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। इसके बाद ही मृतका का शव वहां से ले जाने की बात कही थी। पुलिस, ग्रामीण और आंदोलनकारियों के बीच मान मनौवल का खेल करीब 6 घंटे तक चला। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने आक्रोशित लोगों को विश्वास दिलाया कि उनके साथ न्याय होगा। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। उन्हें उनके लिए सज़ा कानून से मिलकर ही रहेगी। फिर एसपी गुप्ता ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से बात कर न्यायिक कार्य में सहयोग करने की अपेक्षा रखी। मंत्री राजभर ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उनके प्रिय नेता के साथ न्याय होगा और हत्यारे भी पकड़े जाएंगे। पुलिस को उनका काम करने दें। तब कहीं जाकर रात 11 बजे आंदोलनकारियों ने पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाने दिया। इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र पटेल ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संत कबीर नगर जिला अस्पताल भिजवा दी और मृतका की सास आरती देवी की लिखित तहरीर पर 5 आरोपियों आनंद यादव, ध्रुव यादव, श्रवण यादव, पन्ने यादव और निर्मला यादव के खिलाफ हत्या की धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी। उक्त नामजद आरोपियों में श्रवण यादव बालकृष्ण राजभर की संदिग्ध मौत के आरोप में पहले से ही जेल में बंद था। अगले दिन 11 मार्च को पुलिस ने अन्य नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों पर सुबह सुबह दबिश दी। मौके से ध्रुव यादव, पन्ने यादव और निर्मला पकड़ लिए गए। चौथा आरोपी आनंद यादव फरार हो गया था। आनंद ही नंदिनी को धमकी देकर गया था कि वह बालकृष्ण की मौत की अदालत में पैरवी करना बंद कर दे, चुपचाप अपनी राजनीति करे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कुल मिला जुलाकर पुलिस ने मृतका नंदिनी राजभर की हत्याकांड में नामजद 5 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर घटना की इतिश्री कर दी थी। गिरफ्तार चारों आरोपियों से कोतवाली थाने में सख्ती से पूछताछ जारी रही। आरोपी रट्टू तोते की तरह एक ही जवाब दिए जा रहे थे कि नंदिनी की हत्या से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने उसे नहीं मारा। लेकिन पुलिस आरोपियों के जवाब को सिरे से नकार रही थी और अपने हिसाब से जितनी सख्ती बरती जानी थी उतनी सख्ती से पेश आने में कोई भी कमी नहीं बरत रही थी। क्योंकि बालकृष्ण राजभर की मौत में यादव परिवार का तार जोड़ चुका था, ऊपर से नंदिनी को धमकी भी इसी परिवार से मिल रही थी। इसलिए पुलिस अपनी जगह कायम थी कि नंदिनी के हत्यारों में इसी परिवार का हाथ होगा। धमकी आनंद यादव दे रहा था, जो मौके से फरार था। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से आईने की तरह घटना साफ हो चुकी थी कि नंदिनी राजभर की हत्या यादव परिवार ने ही की है। लेकिन फिर भी पुलिस को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे घटना आईने की तरह साफ होते हुए भी साफ नहीं है। मसलन यह कि उनकी नज़रों में से कुछ तो है जो छूट रहा है। जो दिख रहा है वो आधा सच है, फिर आधा सच और क्या हो सकता है, इस बात पर पुलिस गौर कर रही थी। खैर,
पुलिस उधर जांच के दौरान की कहानी में एक नया मोड़ आया। डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने इंस्पेक्टर ब्रजेन पटेल से घटना में हुई लापरवाही के एवज में थानेदारी छीन ली थी और उन्हें अपने दफ्तर से अटैच कर दिया था। इस लापरवाही की जांच एएसपी शशि शेखर सिंह को सौंप दी गई और साथ ही हत्याकांड की जांच और भूमा माफियों की द्वारा जबरन जमीन लिखवाने वालों को चिन्हित कर कार्यवाही करने के लिए एसआईटी गठित की गई थी। इसकी मॉनिटरिंग खुद डीआईजी रेंज आर.के. भारद्वाज ने अपने हाथों में ले ली ताकि कार्यवाही की पल पल की सूचना उन्हें मिलती रहे। पुलिस अपनी जांच की दिशा सही मानकर उसी दिशा की ओर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही थी। जांच को और तेज करते हुए उसने सबसे पहले मृतका के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स खंगाली तो तमाम नंबरों में से 2 नंबर ऐसे मिले जो संदिग्ध थे। उन दोनों नंबर में से एक नंबर से नंदिनी की लंबी लंबी और सबसे ज़्यादा बातें हुई थी, जबकि दूसरे नंबर पर थोड़ा कम। घटना वाले दिन भी घटना से कुछ देर पहले उसी पहले वाले नंबर से नंदिनी की बात हुई थी, इसलिए पुलिस ने उस नंबर की मृतका के पति विजय से पहचान कराई, लेकिन वह नंबर पहचान नहीं पाया। पुलिस ने दोनों नंबरों की डिटेल्स निकलवाई। एक नंबर आनंद यादव के नाम से आवंटित था, जिस पर थोड़ी बातचीत हुई थी, जबकि दूसरा नंबर किसी राहुल राजभर का था, जिससे मृतका की लंबी लंबी बातें होती रहती थी। पुलिस ने विजय को थाने बुलाकर साहुल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि साहुल पड़ोसी तेनू राजभर का साला है। उसकी बहन की शादी उससे हुई है और वो यहीं दीघा गांव में रहता है। यहीं रहकर मेडिकल स्टोर चलाता है। साहुल राजभर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद कोतवाली पुलिस ने विजय को घर भेज दिया। पुलिस नंदिनी और साहुल के बीच के रिश्ते को खंगालने में जुट गई। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर के जरिए पुलिस को दोनों के रिश्तों के बारे में चौंकाने वाली एक ऐसी सूचना मिली जिससे उनके पैरों तले की जमीन खिसकती नजर आई। पता चला कि नंदिनी और साहुल के बीच करीब 1 साल से प्रेम संबंध चल रहा है। किसी बात को लेकर इन दिनों उनके बीच में अनबन हो रही है और घटना वाले दिन भी दोनों के बीच फ़ोन पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। इस जानकारी ने घटना की दिशा को ही मोड़ दिया। मसलन नंदिनी की हत्या ज़मीनी विवाद से नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी। ये जानकारी इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कप्तान सत्यजीत गुप्ता को दी तो वह भी चौंक गए। उन्होंने शैलेंद्र सिंह को कुछ ज़रूरी हिदायत देकर जल्द से जल्द केस वर्कआउट करने के आदेश दे दिए। इंस्पेक्टर सिंह ने ऐसा ही करने का वायदा किया और आगे की प्रक्रिया में जुट गए। उन्होंने मृतका नंदिनी और साहुल के रिश्तों की बाबत जानकारी जुटाई तो मुखबिर की बात सच निकली। फिर क्या था? 21 मार्च 2024 की सुबह दीघा गांव में उसके बहनोई के घर से साहुल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए कोतवाली थाने ले आए। करीब 2 घंटे चली कड़ी पूछताछ के बाद साहुल ने अपना अपराध कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी प्रेमिका नंदिनी की हत्या की थी। उसने हत्या की वजह का विस्तार करते हुए आगे बताया कि उसने उसके साथ धोखा किया था और इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर पूरी कहानी विस्तार से पुलिस के सामने बयान करता चला गया। 12 दिनों में जो नंदिनी हत्याकांड विवादों के चक्रव्यूह में उलझा हुआ था, पुलिस ने उसकी गुत्थी सुलझा ली थी। आनंद फानन में उसी दिन शाम 3 बजे एसपी सत्यजीत गुप्ता ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों के सामने नंदिनी की हत्या का खुलासा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी साहुल राजभर को अदालत में पेश किया और अदालत ने आरोपी साहुल को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। आरोपी ने प्रेमिका नंदिनी की हत्या की जो कहानी पुलिस के सामने बयां की वो कुछ इस प्रकार निकली। 27 वर्षीय साहुल राजभर की बहन ममता की शादी दीघा गांव निवासी तेनू राजभर के साथ हुई थी। बीते कई सालों से साहुल अपने बहनोई तेनू के घर रहता था। वहीं रहकर वह एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता था। पढ़ा लिखा तो था ही, ऊपर से काफ़ी जीनियस भी था। उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। अच्छी नौकरी की तलाश में वह यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली। जब उसके मन मुताबिक अच्छी नौकरी नहीं मिली
तो उसने एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी कर ली क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। बात घटना से करीब 1.5 साल पहले की है। नंदिनी राजभर नाम की एक बेहद ही खूबसूरत युवती ने साहुल की ज़िंदगी में दबे पांव कदम रखा और जैसे उसको जीवन जीने के लिए संजीवनी मिल गई हो। नीरस हो चुके जीवन में बहार आ चुकी थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। दुकान पर उस समय कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। 1-2 ग्राहक ही दवा लेने के लिए पहुँचे थे। उस समय वह दुकान पर अकेला ही था और स्टाफ अभी आया नहीं था। आने वाले ही थे। खैर, जैसे ही वह एक ग्राहक को दवा देने के लिए पलटा तो एक मीठी सी आवाज़ उसके कानों के पर्दे में टकराई। एक्सक्यूज़ मी भाई साहब। आवाज़ सुनते ही साहुल के कदम वहीं रुक गए। जहाँ वह खड़ा था पलटकर सामने देखा तो पिंक साड़ी में गोरी चिट्टी और बला की खूबसूरत एक युवती खड़ी थी। उसने ही आवाज़ दी थी। उस खूबसूरत युवती को देखकर एक पल के लिए जैसे उसने अपनी सुध-बुध खो दी थी। आ रहा हूँ दवा लेकर, 1 सेकंड रुकिए, साहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं वेट करती हूँ, आप इनको दवा दे दीजिए। युवती ने भी मुस्कुराते हुए दवा दे दी। वह युवती कोई और नहीं, नंदिनी राजभर थी। कुछ पल बाद यह दवा देकर वह ग्राहक को फारिग हुआ तो उसके बाद नंदिनी की ओर मुखातिब हुआ। उस समय नंदिनी दुकान पर अकेली थी। जी मैम, बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, साहुल ने नंदिनी की ओर देखते हुए कहा। ये दवा चाहिए थी मुझे। नंदिनी ने दवा की पर्ची उसकी तरफ बढ़ाकर पूछा। क्या ये दवा मिल सकती है? अर्जेंट था। साहुल ने पर्ची लेकर उसमें लिखी दवा का नाम पढ़ा और दवा निकाल कर उसे दे दी। दवा लेकर नंदिनी वहाँ से चली गई। साहुल अपलक उसको निहारता रहा जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। नंदिनी दवा लेकर चली तो गई, लेकिन साहुल उसकी खूबसूरती के तीर से घायल हो गया था। पहली ही नज़र में साहुल नंदिनी को दिल दे बैठा और अभी भी उसकी आंखों के सामने नंदिनी का मुस्कुराता हुआ गोरा मुखड़ा थिरक रहा था। कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी और मुस्कुराता हुआ वह अपने काम में जुट गया। उस दिन के बाद साहुल हर सुबह नंदिनी के आने की राह ताकता रहता था और दिल से पुकारता था कि एक झलक उसकी बस दिख जाए। जिस दिन नंदिनी का दीदार नहीं होता था, साहुल दिन भर बेचैन रहता और जैसे ही उसे देखता उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। मन नाच उठता था उसका। दवा की दुकान पर आते जाते नंदिनी और साहुल दोनों के बीच में एक मधुर परिचय बन गया था। साहुल उसे जान भी गया था और पहचान भी गया था। जिस दिन से उसने नंदिनी को देखा था, उसकी सलोनी सूरत दिल में घर कर गई थी। उस दिन के बाद उसने उसके बारे में सारी जानकारियां जुटानी शुरू कर दी थी। साहुल जान चुका था कि वह एक बड़ी पॉलिटिकल हस्ती है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश महासचिव भी। उसी गांव में वह रहती भी है जिस गांव में साहुल रहता है। वह यही सोचता था कि नंदिनी भले ही ब्याहता, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब से नंदिनी पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, सिर्फ और सिर्फ उसका। किसी भी कीमत पर वह उसे पाकर रहेगा, ऐसा उसके दिमाग पर चलने लगा था। चाहे इसके लिए उसको कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, वह यह मन बनाकर बैठ चुका था। नंदिनी कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी जो साहुल के मंसूबों को न समझती। वह जान चुकी थी कि साहुल उसे प्यार करता है। धीरे धीरे वह भी उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। बातचीत करने के लिए दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिए। मोबाइल नंबर मिल जाने के बाद दोनों फ़ोन पर प्यार भरी लंबी लंबी बातें करते और फ़ोन पर ही दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी किया था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। साहुल प्रेमिका नंदिनी को लेकर उसके साथ प्यार का घरौंदा बसाने का आंखों में सुनहरा सपना संजोने लगा। कहते हैं खुली आंखों से दिन में देखे गए सपने कभी पूरे नहीं होते। फिर ये सपने सिर्फ साहुल के थे, जिसे खुली आंखों से वो दिन में देख रहा था। प्यार जब परवान चढ़ा तो प्रेमिका अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए प्रेमी साहुल से पैसों की डिमांड करने लगी। ये प्यार नहीं था, बल्कि नंदिनी के लिए साहुल एक एटीएम मशीन बनकर रह गया था। जब चाहती प्यार का कार्ड डालकर कैश कर लेती थी। दिल की गहराइयों से प्यार करने वाला, प्यार में अंधा साहुल उसे पैसे दे देता था और पैसों के साथ साथ
उसने 25,000 रुपये का सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल फ़ोन भी उसे गिफ्ट किया था। नंदिनी जितनी खूबसूरत दिखती थी, उसका प्यार उतना ही खूबसूरत छलावा था। दिखावे के तौर पर वह साहुल से प्यार का नाटक कर रही थी, उसके दिल को खिलौना समझकर खेल रही थी। ऐसे नहीं है कि वह राजनीति का चमकता हुआ सितारा कहलाती थी। उसकी झोली में साहुल जैसे न जाने कितने आशिक पड़े रहे होंगे, जो उसके हुस्न के दीवाने थे, लेकिन उसने किसी को भी घास नहीं डाली थी। वह बखूबी जानती थी कि इश्क के राज से जब पर्दा उठेगा तो समाज में कितनी बदनामी होगी, मुंह दिखाना दुश्वार हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। वह तो बस उसके लिए एक टाइम पास है, जब तक दिल चाहेगा इश्क का छलावा करती रहूँगी और फिर उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगी। ऐसी सोच रखती थी नंदिनी अपने प्रेमी साहुल के लिए, जबकि साहुल तो उसके प्यार में मजनू बना फिरता था। उसकी रगों में बहने वाले खून की धारा में नंदिनी समाई हुई थी। दिल के हर एक पन्ने पर प्रेमिका नंदिनी का नाम लिख दिया गया था और उसी के नाम से सुबह होती थी तो रात भी उसी के नाम से। नंदिनी के प्यार से साहुल की ज़िंदगी महक उठी थी, पर उसे क्या पता था कि जिसे वह प्यार की देवी समझ रहा है, जिस पर अपनी जान छिड़कता है, उसके दिल में उसके लिए कितना प्यार है, वह तो जहरीली नागिन से कम नहीं है। बहरहाल साहुल के प्रति नंदिनी का प्यार धीरे धीरे कम होता गया। अब उसे देखकर वह रास्ता बदल लेती थी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए वह दूरियां भी बनाती गई। और तो और साहुल उसे जब भी कॉल करता, वह उसका फ़ोन व्यस्त ही मिलता। यह देख उसे गुस्सा भी आता और परेशान भी रहता था। उसके मन में नंदिनी के प्रति शक का बीज अंकुरित हो चुका था। उसे यह शक हो गया था कि नंदिनी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो वह इतनी लंबी लंबी बातचीत करने में व्यस्त रहती है। इसलिए उससे दूरियां भी बनानी शुरू कर दी हैं। नंदिनी के इस बर्ताव से साहुल टूट सा गया था। वह उससे मिलकर अनजाने में हुए सारे गिले शिकवे दूर करना चाहता था, लेकिन नंदिनी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी, और ना ही फ़ोन पर और ना ही मिलकर। उसकी इस हरकत से साहुल और भी गुस्से से पागल हो गया था। इसी गुस्से में आकर वह उसे जो भी गिफ्ट, पैसे और मोबाइल फ़ोन दिया था, उसे वापस करने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा। नंदिनी ने उसे कुछ भी वापस लौटाने से इनकार कर दिया। फिर साहुल ने उसे गिफ्ट वापस ना लौटाने पर बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी भी दे दी थी। कल तक नंदिनी पर जान छिड़कने वाला प्रेमी साहुल अब बदले की आग में धधकने लगा। उसे हर कीमत पर पाना चाहता था। उसने यह भी निश्चय कर लिया था कि उसका दिल कोई खिलौना नहीं है, जिसे जब तक चाहा खेला और जब जी भर गया तो तोड़ दिया। अगर वह मेरी नहीं हुई तो वह किसी और की भी नहीं होगी, और उसे तो मरना ही होगा। इश्क की आग में जलता हुआ प्रेमी साहुल 10 मार्च 2024 को दोपहर करीब 2 बजे नंदिनी के घर पहुंचा। उसे पता था कि उस समय घर पर उसके सिवा और कोई नहीं है। घर के सभी सदस्य अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। दोपहर का समय होने की वजह से घर के आसपास गहरा सन्नाटा भी फैला हुआ था। नंदिनी घर पर अपने कमरे में अकेली बेड पर लेटी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। साहुल ने इधर उधर देखा और जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो दबे पांव कमरे में घुस गया और भीतर से दरवाजे पर चटकनी चढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे की चटकनी बंद होने की आवाज़ सुनकर नंदिनी उठ बैठी। देखा तो सामने साहुल खड़ा था। यह देखकर नंदिनी गुस्से से चिल्ला उठी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बिना आवाज़ लगाए मेरे कमरे में घुस आए? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी इस बदतमीजी की क्या सज़ा दे सकती हूँ। जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुझ जैसी 2 टके की औरतों को, जिसका ना तो कोई ईमान होता है और ना ही कोई धर्म। साहुल आग के दरिया में धधकता हुआ आगे बोला, आज मैं तुमसे कोई बहस करने नहीं आया हूँ, अपने प्यार का हिसाब करने आया हूँ। मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। और जवाब ना दिया तो? नंदिनी बीच में बात काटते हुए बोली। इतना सुनते ही साहुल गुस्से में आ गया। उसने आओ देखा ना ताव कमर में खोसा फलदार चाकू निकाला। चाकू देखकर नंदिनी बुरे तरीके से डर गई और जान बचाने के लिए बेड से कूदकर नीचे भागी, लेकिन अपने मजबूत हाथों से साहुल ने उसे पकड़ लिया और फर्श पर पटक दिया।
और फलदार चाकू से शरीर पर ताबड़तोड़ वार करके तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इतने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने बेड के पास रखे हथौड़े से उसके सिर पर वार किया। जब उसे यकीन हो गया कि नंदिनी मर चुकी है तो उसने उसका फ़ोन और हथौड़ा अपने कब्जे में लिया और चुपके से दरवाज़ा खोलकर फुर्ती से बाहर निकला और तेज़ी से घर चला गया। ना तो उसे किसी ने आते देखा और ना ही किसी ने उसे जाते देखा। इधर कमरे में नंदिनी खून से सनी मरी पड़ी थी। शाम 4 बजे जब उसकी सास आरती देवी बाहर से घर लौटी तो बहू को खून से सना हुआ पाया। तो दोस्तों, ये थी नाजायज़ संबंधों की दिल दहला देने वाली कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का।